Welcome friends, welcome to Education Channel. Today is December 22nd and we will see today's current affairs, world affairs and news analysis. So let's start. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल पे। आज है दिसंबर 22 और कवर करेंगे हम आज का करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहली जो न्यूज़ है, वी विल स्टार्ट विथ अ करंट फिनोमेना। इसे बोलते हैं ग्रेट कंजंक्शन। ग्रेट कंजंक्शन इज़ अ इवेंट जहाँ पे कि जो प्लैनेट है जुपिटर एंड सैटर्न दोनों एक लाइन में आते हैं और ये आफ्टर 367 ईयर्स के बाद हुआ है। जुपिटर है, ये सैटर्न, यू कैन सी इन द इमेज, रिंग्स हैं, सैटर्न रिंग्स और जुपिटर है। तो ये प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के, तो इसी को ग्रेट कंजंक्शन बोला गया है और ऑल्सो नोन एज क्रिसमस स्टार। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ग्रेट कंजंक्शन, क्रिसमस स्टार एंड, और ये फिनोमेना जो हो रही है इट्स हैपनिंग आफ्टर द इट विल हैपन अगेन आफ्टर द 60 ईयर्स, 60 साल के बाद होगा। और कुछ ये फैक्ट है, चूँकि ये न्यूज़ में है तो कुछ फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को हमें पता होना चाहिए। ये है जुपिटर और सैटर्न के बीच में 730 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है और दिसंबर 21 जो है विंटर सॉलिस्टिस का भी होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ओके, और जुपिटर है उसके गैलीलियो गैलीली, इसने जो जुपिटर के 4 मून जो है उसको डिस्कवर किया था, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। और जो सैटर्न रिंग्स है उसको भी डिस्कवर किया था 1610 में गैलीलियो ने। तो ये चीज़ें बेसिकली ध्यान रहे और ये हमें याद रहनी चाहिए, कोशिश करें। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू कोरोना और हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है बेसिकली एक न्यूज़। यहाँ पे एक क्वेश्चन आई विल आस्क इन दिस, जो दिसंबर 21 एंड मार्च 21 ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट होते हैं। ये क्यों होते हैं ये आप लिखेंगे, एक का तो आंसर यहाँ पे दिया भी है, बट ये फिनोमेना एग्जैक्टली होती क्या है दैट यू राइट इनटू द कमेंट्स। दिसंबर 21, जून 21, मार्च 21, सितंबर, इन सब में डेट्स होती है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इस दिन, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। सो इफ़ यू हैव रेड तो आप इजीली आंसर दे देंगे। ओके, हेल्थ सेक्टर में बेसिकली ये है कि कुछ कमिटीज़ बैठी हैं जो पार्लियामेंट्री, मैंने बताया भी था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं। तो इसमें जो कमिटीज़ हैं, कमिटी ऑन होम अफेयर्स, इन्होंने डिस्कस किया था पब्लिक हेल्थ के ऊपर एंड देन दे हैव सेड कि कंप्रेहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू मार्केट, सेंसेक्स के ऊपर है। मैंने बताया भी था, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ सेंसेक्स एंड व्हाट इज़ निफ्टी, तो उसमें काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ है एंड क्रैश इज़ जनरली बिकॉज ऑफ जो नया कोरोना वायरस स्ट्रेन है उसकी वजह से क्रैश हुआ है। एंड आई हैव ऑलरेडी आस्क यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। अगर आपने अभी तक आंसर नहीं किया है तो आप आंसर करिएगा, व्हाट इज़ सेंसेक्स एंड व्हाट इज़ निफ्टी। ओके, नाउ विल मूव टू एडिटोरियल। पहले हम लेंगे ओपिनियन पार्ट। इसमें है इस रिलेटेड नेपाल। नेपाल इज़ आवर नेबर, हमारी बाउंड्री भी मिलती है नेपाल से। क्वेश्चन एक ये है कि नेपाल से कितने किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी, आप लिखेंगे इसमें नेपाल से इंडिया की कितने किलोमीटर की बाउंड्री है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में आ जाता है। ओके, नाउ इसमें क्या है, इसमें पॉलिटिकल वहाँ पे डेवलपमेंट है नेपाल में कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, इन्होंने जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करने के लिए रेकमेंड किया था और उसको प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। नाउ इसमें क्या है, ये है कि 2017 में ये गवर्नमेंट चुन के आई थी, एक मिक्स गवर्नमेंट थी ये, और उसके बाद में 2022 तक ये सरकार रहनी थी, लेकिन 2022 से पहले ही ये इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, सरकार जो है उसको भंग कर दिया, पार्लियामेंट भंग कर दिया। और उसके बाद मई 2021 में, अगले साल मई में इसमें इलेक्शन होने हैं। ये इलेक्शन होने तो 2022 में होने थे, लेकिन अब 2021 में होंगे। जनरली जो नेपाल का जो संविधान है, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 5 साल के टर्म का है कि जो गवर्नमेंट जो भी चुनी जाएगी, अगर मेजॉरिटी है तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट रहेगी, किसी भी गवर्नमेंट का टर्म रहेगा, प्रोवाइडेड की मेजॉरिटी रहे। लेकिन ये जो सरकार थी इसको 2/3 बहुमत हासिल था, अलग पार्टियों की सरकार थी,
तो 2/3 बहुमत था इसको, उसके बावजूद भी ये सरकार को गिरा दिया गया, पार्लियामेंट भंग कर दिया गया। तो इस डिसीज़न को जो पार्टीज़ हैं इस गठबंधन में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। क्योंकि इसलिए चैलेंज किया है कि जब सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो उस सरकार को भंग करने का प्रावधान है। लेकिन अगर सरकार के पास बहुमत है तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि इतना पहले, 1-1.25 साल पहले ही सरकार को या पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए। और जो ओली है, ओली ओपी जो केपी शर्मा ओली है, इन्होंने लगातार भारत के साथ में पिछले 10 महीनों में भारत के साथ कई इनके इश्यूज़ बने रहे, चाहे नए मैप का इशू हो या वाटर शेयरिंग का इशू हो, इस तरीके के कई इशू इन्होंने रखे। और चाइना के काफ़ी क्लोज रहे, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, तो ये चाइना के काफ़ी क्लोज रहे और इंडिया के साथ इनके डिस्प्यूट बने रहे इस गवर्नमेंट के, केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट के। और डिस्प्यूट इतना बन गया कि जो नया मैप है उसको अपने पार्लियामेंट से उसको पास भी करवा दिया। तो इस तरीके की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही सरकार वहाँ पे फ़िलहाल गिर गई है या फिर सरकार हट गई है और नए इलेक्शंस होंगे। ओके, लेट्स सी क्या होता है नेपाल में। बट चूँकि हमारा नेबर है तो हमारी नज़र इस पर बने रहे। नेक्स्ट रिलेटेड टू नया वायरस जो स्ट्रेन आया है, न्यूज़ ये है कि लंदन में, इंग्लैंड में, यहाँ पे नया वायरस जो है म्यूटेशन उसका पाया गया है। जो कोरोना वायरस था उसका म्यूटेशन मिला है और टोटल 23 म्यूटेशन हुए हैं। जो इसका प्रोटीन था, प्रोटीन स्पाइक में स्ट्रेन चेंज किया है उसने और म्यूटेशन के बाद में एक डिफरेंट काइंड का रूप ले लिया है। ओके, अब इसमें राइटर ये कह रहे हैं बेसिकली कि ये थोड़ा फास्ट भी है। ये जो है ये जो नया वायरस स्ट्रेन है, इट्स अ बिट फास्ट ऑल्सो। मतलब फास्ट इज एज इन ट्रांसमिशन 70% मोर ट्रांसमिसेबल है, 70% ज़्यादा फास्ट है ट्रांसमिशन। मतलब एक जितना कोरोना वाला जितना जल्दी ट्रांसमिट होता था उससे 70% ज़्यादा ये ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र होगा और ज़्यादा इसका खतरा है। अब सवाल ये है कि क्या जो वैक्सीन है हमारे पास तो उस पर असर होगी। तो ये राइटर ये कहते हैं कि जो वैक्सीन्स बनी हैं, फाइज़र की वैक्सीन हो, बायोकैन की वैक्सीन हो, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, तो ये वैक्सीन जो है, ये दवा, ये टीका इस वायरस पे भी, जो नया स्ट्रेन है उस पर भी काम करेगा। क्योंकि जो ये वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ नया बनाएगा बॉडी में, वो जो ये म्यूटेशन हुआ है, ये जो वायरस में चेंजेस हुआ है, उससे भी लड़ाई लड़ सकता है। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ ने ब्रिटेन, लंदन से आने वाली सारी फ़्लाइट पे रोक लगा दिया है, अपने देश में कोई भी नहीं आने दे रहे हैं। बट ये एक न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के संदर्भ में, वैक्सीन के रिलेटेड। एंड इससे हमें नज़र भी रखनी पड़ेगी, इन जनरल भी और पढ़ाई के भी हिसाब से भी। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आ रही है। तो पूछेंगे, अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं। बायो से है थोड़ा बहुत रिलेटेड, बट थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली यू कैन आंसर दिस। व्हाट इज़ जेनेटिक्स और जीन्स क्या होते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स क्या होता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और ये चूँकि न्यूज़ में है तो इसके आसपास क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेनेटिक्स एंड व्हाट आर जीन्स। जीन्स क्या होते हैं। ओके, नाउ इसमें है, ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी पूछे थे, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो नया स्पेक्ट्रम जो एलोकेशन होना है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा, इसके लिए ऑक्शनिंग की जाएगी। और उसके ऑक्शनिंग के लिए कुछ जो बैंड्स हैं वो किए गए हैं, जैसे 700, 800 एंड 900 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज जो है उनको अवेलेबल कराया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा था मैंने। आई होप कि आपने आंसर किया होगा उसको। तो क्वेश्चन ये था उसमें बेसिकली कि
ओके ओके, ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वो किस रेंज में काम आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर्स भी दिया था। तो इसमें भी अब यही है कि जो गवर्नमेंट ने ये जो स्पेक्ट्रम बैंड है इसको फ्री किया है, 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज इसको फ्री किया है और इसका होने जा रहा है। लेकिन एक ये है कि 2016 में भी इससे पहले स्पेक्ट्रम अलोकेशन हुआ था और उस स्पेक्ट्रम अलोकेशन में वो जो अलोकेशन के टाइम पे जो बिडिंग हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वो ऑक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें जो प्राइस था वो काफ़ी हाई चला गया था और उस प्राइस पे जो टेकर्स थे वो नहीं थे। तो राइटर बेसिकली इसमें यही कह रहे हैं कि ये जो ऑक्शनिंग होगी ये स्पेक्ट्रम की, इसमें रीजनेबल प्राइस टैग लगाना पड़ेगा और रीजनेबल प्राइस रखने से ही ये जो स्पेक्ट्रम है इसका अलोकेशन या ऑक्शन हो पाएगा। और इसमें दो तीन इश्यूज़ हैं। इसमें दो तीन इश्यूज़ ये है कि 5G जो ऑक्शन है वो भी 2021 में होने की संभावना है, कि 2021 में हो सकता है कि ये हो ऑक्शनिंग इसकी। और 2021 में बेसिकली जो 5G ऑक्शन के लिए भी, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, तो जो टेलकोज़ हैं, टेलकोज़ मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, उनके पास ये है कि क्या हम पुराने जो फ्रीक्वेंसीज़ है उनके लिए ऑक्शनिंग करें या फिर जो नया जो है, नई जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके लिए ऑक्शनिंग के लिए पैसा बचा के रहे। सो एक ये मेजर कंसर्न्स रहेगा कंपनीज़ के लिए। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि कंपनीज़ को ये सोचना पड़ेगा क्या करते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और 5G टेक्नोलॉजी में गीगाहर्ट्ज़ में ऑपरेट करेगा, 3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास। और इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, अगर आंसर नहीं किया है तो उसको आंसर करिएगा, क्योंकि आइडिया था मुझे कि ये ऑक्शन जो है और स्पेक्ट्रम ये करंट न्यूज़ बना रहेगा। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो फ्रीक्वेंसीज बैंडविड्थ है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये क्वेश्चन था मेरा, कुछ लोगों ने आंसर किया था काफ़ी अच्छा। तो जो नए जुड़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल रेडियो के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फिर सोनार जो है डिवाइस है, उनके रडार होते हैं, उनके वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, फिर 2G 3G 4G ये सब कब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, फिर रिमोट कंट्रोल वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो आप पता करके इसको लिखिएगा कमेंट्स में। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट टास्क। एक यहाँ पे फ्लाइट का नाम लिया गया है एयरक्राफ्ट का, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुपर FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हैं, ये बोइंग के हैं और इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, और इसका प्रोक्योरमेंट भी होना है नेवी फाइटर प्लेन्स का। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम याद रहना चाहिए। ये पोस्टल बैलेट से रिलेटेड है। पोस्टल बैलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा भी था मैंने कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये प्रेवलेंट है, आपको याद होगा। तो नाउ इसमें है कि पोस्टल जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है, क्या कहा है ध्यान सुनिए, कि 2011 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1951, एक क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि ये जो RPA है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो आप लिखिए कमेंट्स में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 100% आते हैं। तो आप लिखिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इस पर्टिकुलर एक्ट के मेजर फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये आप कमेंट में लिखिए। तो माय पॉइंट इज़ कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसमें चेंजेस किए गए थे 2011 में, और चेंजेस से जो NRIs हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो भी इंडिया में वोट कर सकते थे, लेकिन उनको अपने घर पे आके वोट करना था, मतलब जहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे वोट कर पाते थे। लेकिन अब ये है कि ये चाहते हैं कि जो पोस्टल बैलेट्स है, जो ETPBS सिस्टम है, ETPBS सिस्टम लागू किया गया था, और ETPBS लागू करने का मतलब है, ETPBS का है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। सो बेसिकली ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम था, ये सिस्टम इन सर्विस जो वोटर है,
जो नौकरी में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, वो लोगों को हम भेजते थे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, पोस्टल बैलेट भेजते थे, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन उनका होता था, ईमेल वगैरह। तो वो जब उसके बाद जो है उसमें वो भर के वो फिर वापस भेजते थे, इस तरीके का सिस्टम था। तो आप कह सकते हैं कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता था? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ दो चीज़ है। उसके साथ एक तो इलेक्शन वाला फॉर्म है और दूसरा एक अथॉरिटी लेटर होता है। वो अथॉरिटी लेटर को खुद साइन करना होता था उस आदमी को, और खुद साइन करने के बाद में जो उस विभाग का जो ऑफिसर है उसको अटैच कराना होता है, और उससे अटैच कर वो अथॉरिटी लेटर लगाना होता है और वो फॉर्म, और फिर उसको भेजना होता है। ओके, सो इसी तरीके से ये काम किया, इसी तरीके से ये काम करता है। और इसी को एनआरआईज के लिए भी इसको एप्लीकेबल कराने के लिए गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि एनआरआईज जो है वो भी ईटीपीबीएस का यूज़ कर सके, इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द न्यूज़ इज इन जनरल न्यूज़ रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड ऑल। सो ये हमने कवर किया हुआ है। तो ईटीपीबीएस सिस्टम जो है इस पे ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। सो इस पे ही हम ये रखते हैं। एंड क्वेश्चन ये है कि ये जो नया सिस्टम लागू करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन, ये लॉ मिनिस्ट्री प्रपोज कर रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर तरीके में कि एनआरआईज जो है बाहर रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पे भी जो एनआरआईज रहते हैं उनको पोस्टल बैलेट भेज दिया जाए और वो फिर वोट करेंगे उससे। तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं इस सिस्टम के, ये प्रणाली लागू करने से। तो इसको आप कमेंट में लिखिएगा, और कमेंट में लिखिएगा, इसको जरूर आंसर करिएगा। और इसके अलावा भी जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं वो आप लिखिएगा। एक यहाँ पे पॉइंट है एनएचआरसी के ऊपर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसको हमने कई बार कवर भी किया है एनएचआरसी को, कि इसके चेयरपर्सन होते हैं, देन इसके मेंबर्स होते हैं, और उसी के तर्ज पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस होते हैं। तो आप ये बताइए कि एनएचआरसी जो है बेसिकली इसका गठन कब हुआ था, और इसके मेंबर्स कौन हैं, और क्या इसका मेन फीचर्स हैं। मेन फीचर्स मीन्स मेन प्रिंसिपल्स इनका क्या है काम करने का, तो वो आप बताइएगा कमेंट्स में। ओके, और ये सब भाई सारे जो क्वेश्चंस पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो इसका आंसर जरूर प्रिपेयर करिए, और फुल आंसर लिखिए या उसका स्ट्रक्चर लिखिए, बट डू आंसर इट। एंड जो भी साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अपडेट टाइमली मिलता रहे। थैंक यू, गुड बाय।